Hello students. In previous class we were discussed about हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अपन ने एक फॉर्मूला देखा था इसके लिए वेवलेंथ के रिगार्डिंग। अगर आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर है ना। और अगर 1/λ की बात करें तो 1/λ किसके इक्वल होता है, न्यू बार के। 1/λ इज इक्वल्स टू न्यू बार। व्हाट इज न्यू बार? न्यू बार इज इक्वल्स टू वेव नंबर। तो अपन क्या कहते हैं बच्चों? वेव नंबर कहते हैं। बताया था मैंने आपको जब प्लांक क्वांटम थ्योरी करवा रहा था कि दैट वेव नंबर क्या होती है कि आपके पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन in unit length is known as wave number. Number of vibration in unit length is known as wave number. इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? न्यू बार से डिनोट करते हैं। तो आपके पास न्यू बार का बच्चों फॉर्मूला क्या आ गया था? दैट न्यू बार इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। व्हाट इज n1, व्हाट इज n2, व्हाट इज r, सारी बातें अपन करेंगे और कर भी ली थी पहले। r इज इक्वल्स टू आपके पास होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट। z इक्वल्स टू होता है आपके पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर n1 क्या होता है, n2 क्या होता है? n2 होता है एनर्जी लेवल, अपन कह सकते हैं हायर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल फ्रॉम इलेक्ट्रॉन जंप, जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करता है। n1 क्या हो गया आपके पास? लोअर एनर्जी लेवल, जहां पर इलेक्ट्रॉन आता है। तो आप इससे क्या कर सकते हो? वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। आप इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हो? वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। आपको जनरली मैंने बताया था कि जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो कौन कौन सी होती है। एक तो आपके पास होगी लाइमन, सेकंड इज बामर, थर्ड इज ब्रैकेट, फोर्थ इज फंड, फिफ्थ, सॉरी ब्रैकेट के बाद आपके पास क्वेश्चन, फिर आपके पास आएगी फंड और फिर आपके पास क्या आएगी? हम्फ्री। इतने टाइप की आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस होती है। मैंने कहा था कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है तो लाइमन होगा, कहीं से भी सेकंड में आता है तो पामर होगा, कहीं से भी थर्ड में आता है तो ब्रैकेट, लाइमन बामर ब्रैकेट, फिर कहीं से भी फोर्थ में आता है, सॉरी फिर लाइमन बामर के बाद पाश्चन आता है और पाश्चन के बाद आपके पास क्या आ जाता है? ब्रैकेट आ जाता है। कहीं से भी आपके पास फोर्थ में आता है तो ब्रैकेट, फिफ्थ में आता है तो फंड और सिक्स्थ में आता है तो आपके पास हम्फ्री, है ना। ये एनर्जी लेवल होते हैं। आपको सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। ये एनर्जी लेवल है, कहीं से भी फर्स्ट में आ रहा है तो वो हमेशा कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन होगी? लाइमन। तो लाइमन के लिए n1 की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी? फिक्स। कहीं से भी सेकंड में आ गई तो आपके पास बामर, कहीं से भी थर्ड में आ गई तो आपके पास पास्चर, कहीं से भी फोर्थ में आ गई तो आपके पास ब्रैकेट, कहीं से भी फिफ्थ में आ गई तो आपके पास फंड और कहीं से भी सिक्स में आ गई तो वो आपके पास क्या होगी? ये चीजें अपने को हमेशा याद रखना, हमेशा ही रहेगी। ओके, कर ले, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप आर के रेस्पेक्ट में आंसर दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। When electron jump from
second energy level, then calculate wavelength for Lyman सीरीज, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड एनर्जी लेवल से जंप करता है। सेकंड एनर्जी लेवल से अगर जंप करता है तो इसके लिए आपको क्या बतानी है, लाइमन सीरीज के लिए वेवलेंथ बतानी है कि लाइमन सीरीज की वेवलेंथ क्या होगी। तो आइए देखते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ से कर रहा है आपके पास, सेकंड एनर्जी लेवल से। इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल से जंप कर रहा है, देन दिस इज द वैल्यू ऑफ आपके पास क्या आ गया n2, क्योंकि जो हायर एनर्जी लेवल होगा वो आपके पास क्या होगा n2। लाइमन सीरीज के लिए कहा है, लाइमन सीरीज आपको कब मिलती है, जब आपके पास n1 की वैल्यू कितनी होती है 1, है ना। n1 की वैल्यू कितनी होती है 1। किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन कौन सा है, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है तो Z आपके पास कितना हो जाएगा 1, बिकॉज हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है आपके पास, हमेशा 1 होता है। तो इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकेंड एनर्जी लेवल, देन कैलकुलेट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करने में 1/λ इज इक्वल्स टू r, Z की वैल्यू 1 है, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1/λ इज इक्वल्स टू r, 1/1 माइनस 1/4, 1/λ इज इक्वल्स टू r। यहाँ क्या आ गया आपके पास, एलसीएम कितना आ गया 4, 4 माइनस 1 कितना हो गया, दैट 1/λ इज इक्वल्स टू r कितना आ गया 3/4। आपको कैलकुलेट क्या करना है कि सर हमें तो लैम्डा कैलकुलेट करना है, लैम्डा कैलकुलेट करना है तो देखो दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, दैट लैम्डा इक्वल्स टू 4/3r। लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 4/3r। ओके, अब ऐसा भी आ सकता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इन्फिनिटी से आपके पास आता है, जंप कहां से करता है आपके पास, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से जंप करता है तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, लाइमन सीरीज के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इन्फिनिटी एनर्जी लेवल, देन कैलकुलेट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज। इस कंडीशन में आपको लाइमन सीरीज की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। लाइमन सीरीज की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो आपके पास n1 और ऑलवेज क्या रहेगा 1। हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे थे तो हाइड्रोजन के लिए जो Z है वो आपके पास कितना रहेगा 1। सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो आपके पास इसका क्या रहेगा 1। तो इलेक्ट्रॉन जंप कहां से कर रहा है, इन्फिनिटी से। ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास n2 की, तो 1/λ इज इक्वल्स टू r, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी। अब 1/इन्फिनिटी ऑलवेज क्या होता है आपके पास 0 होता है, तो 1/λ इज इक्वल्स टू क्या हो गया r, 1/λ इज इक्वल्स टू क्या हो गया r, 1/1 का स्क्वायर तो आपके पास 1 ही रहेगा, तो 1/λ इज इक्वल्स टू r, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास 1/r। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास 1/r। यहाँ लैम्डा कितना आया आपके पास, यहाँ लैम्डा आया 4/3r, वहां पे लैम्डा कितना आया आपके पास 1r। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कह दे कि मिनिमम वेवलेंथ मिली है, मिनिमम वेवलेंथ, तो मिनिमम वेवलेंथ कब मिलती है ये अपने को ध्यान में रखना। आपको कह दे मैक्सिमम वेवलेंथ मिली है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलती है ये भी आपको ध्यान में रखना, वेवलेंथ। कि सर कैसे, अब देखो इसके लिए अगर आप लैम्डा कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 1.33/r। इसके लिए आपने लैम्डा कैलकुलेट करा तो कितना आया आपके पास 1/r, 1/r और 1.33r, तो 1.33/r। कौन सा लैम्डा ज्यादा होगा, ये आपके पास लैम्डा ज्यादा होगा, वो लैम्डा क्या होगा आपके पास कम होगा। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलती है, जब आपके पास n2 की वैल्यू 2 हो फॉर लाइमन के लिए, यानी कि जस्ट अगर अपन बामर की बात करें तो बामर के लिए अगर n2 की वैल्यू 3 हो, पार्शियन की बात करें तो पार्शियन के लिए n2 की वैल्यू 4 हो। तो अगर आप लाइमन सीरीज में हो, आपको मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो n2 की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी। अगर आपने इन्फिनिटी रखी है n2 की वैल्यू, तो आपके पास जो वेवलेंथ रहेगी वो कौन सी होगी, मिनिमम वेवलेंथ आपके पास क्या हो जाएगी, मिनिमम वेवलेंथ हो जाएगी।
मिनिमम वेवलेंथ आपके पास कब होगी, जब N2 की वैल्यू क्या हो, इन्फिनिटी। मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी, जब आपके पास N2 की वैल्यू क्या होगी, 2। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, आप जल्दी से उसका आंसर बता देना। क्लियर होगा कि मैक्सिमम कब मिलती है और मिनिमम कब मिलती है। आइए देखते हैं, छोटा सा, बहुत इजी क्वेश्चन। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बहुत कैलकुलेट रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज and minimum wavelength of Balmer series। आपको रेशियो कैलकुलेट करना है किसके लिए, किसके बीच में, वेवलेंथ के बीच में। किसकी वेवलेंथ के बीच में, लाइमन और बामर सीरीज की वेवलेंथ के बीच में। बट लाइमन के लिए कौन सी है, लाइमन के लिए आपके पास मैक्सिमम वेवलेंथ है, और बामर के लिए कौन सी है आपके पास, मिनिमम वेवलेंथ। तो आपको रेशियो कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज एंड मिनिमम, सॉरी, मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज एंड मिनिमम वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज। रेशियो बताना है, व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बामर, यानी कि λ1 और λ2 बताना है आपको। मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज एंड मिनिमम वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज, इनके बीच में आपको क्या बताना है, आपको रेशियो बताना है। जल्दी से बता दीजिए सर। 4:3। वो तो अपन चेक करेंगे अभी, है ना। 4:3 हो सकता है सही हो। और कोई स्टूडेंट, मैक्सिमम वेवलेंथ, हाँ बोल। R/3 रेशियो 1/R। चलो देखते हैं, आइए R/3 बच्चों चेक। रेशियो 1/R। हाँ ओके, चेक करते हैं क्या आएगा। देखो बच्चों, आपको कहा क्या है, ये देखो आपको कहा क्या है कि देख, मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज एंड मिनिमम वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज, इसके बीच में आप क्या करो, रेशियो बताओ, क्या रेशियो आएगा अपनी। ओके, देखते हैं क्या रेशियो आएगा, चेक करते हैं व्हाट विल बी द रेशियो। मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है लाइमन की, यानी कि N1 की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 1, और N2 की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 2। ये अभी अपन ने देखा था, कितना आया था अपने पास कि 1/λ इज इक्वल्स टू R। हाइड्रोजन के लिए कुछ गिवन नहीं है, तो आप हमेशा किसके लिए मानेंगे, हाइड्रोजन के लिए। ओके, हमेशा किसके लिए मानेंगे, हाइड्रोजन के लिए, जिसका Z कितना होता है, R 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4, 1/λ इज इक्वल्स टू कितना आ गया, R। यहाँ पे एल्सियम कितना आया, 4, 4 माइनस 1, 1/λ इज इक्वल्स टू R 3/4। और वी कैन से दैट कि लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो 4 क्या आ गया आपके पास, 3R। ये अपने पास क्या है, लैम्डा कितना आया, 4/3R। आपको अब क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज, बामर के लिए मिनिमम वेवलेंथ। आइए देखते हैं, बामर है, लाइमन बामर, N1 की वैल्यू कितनी होगी, 2, और N2 की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, इन्फिनिटी। N1 की वैल्यू कितनी होगी, 2, और N2 की कितनी होगी आपके पास, इन्फिनिटी। तो 1/λ इज इक्वल्स टू आपके पास R 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, माइनस आपके पास 1/∞ कितना हो गया, सॉरी 1/∞ कितना हो गया आपके पास, 0। 1/λ इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, R/4, या लैम्डा इक्वल्स टू अपना कितना आ गया, 4/R। ये आपके पास लैम्डा आ गया 4/R। लैम्डा कितना आ गया आपके पास, 4/R। ये आपके पास λ1, ये आपके पास λ2।
दोनों की वैल्यू रखेंगे, λ1/λ2 इक्वल्स टू 4/3r मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू r से r कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, λ1/λ2 इक्वल्स टू कितना आ गया 1/3, ये रेशियो सही है सर। λ1/λ2 कितना आ गया आपके पास 1/3, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, r से r कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, छोटा सा, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, पूरा क्वेश्चन सेम है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज। दोनों ही आपके पास बामर, मैक्सिमम भी किसकी है बामर की, और मिनिमम भी किसकी है आपके पास बामर। फॉर्मूला फॉर्मूला सेम है, तो फॉर्मूला हमेशा सेम लगेगा, 1/λ इज इक्वल्स टू r z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 क्या होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन आता है, n2 क्या होगा जहां से इलेक्ट्रॉन आता है। अब आपको क्या बताना है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में बामर सीरीज में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, आपको उसका रेशियो बताना। दोनों बामर सीरीज के लिए ही है, बामर सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ और बामर सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ के बीच में आपको क्या बताना है बच्चों, रेशियो बताना। सर 9:5। 9:5। यस सर। ओके, और कुछ स्टूडेंट जल्दी बताओ यार थोड़ा सा। Yes, sir, 9:5, sir. 9:5। और कुछ स्टूडेंट जल्दी से जल्दी जल्दी अपना आंसर दीजिए। सर मेरा 9:5। 5:9 आ रहा है। 5:9 आ रहा है। आइए फिर चेक करते हैं। चलो मतलब 5:9 आ रहा है ना, रेशियो अपन चेक कर लेंगे अभी कि क्या रेशियो रहेगा अपने पास। आइए चेक करते हैं। आज अपन बोर कंसेप्ट खत्म कर देंगे ना, बोर के बाद अब आपके स्टार्ट क्या हो जाएगा, उसके बाद वेव मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट हो जाएंगे, फिर ये न्यूमेरिकल सेक्शन अपना एटॉमिक का खत्म हो जाएगा अभी अपने पास, है ना। कैलकुलेट रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज। n1 की वैल्यू कितनी के सर 2, n2 की वैल्यू कितनी के सर 3। ओके, पहले मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेते। 1/λ रेशियो आ गया ना, तो r की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को r के फॉर्म में लगेगी। 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर, बामर के लिए दे रखा है ना दोनों, यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। 1/λ इज इक्वल्स टू r, एलसीएम कितना आएगा बच्चों 36। एलसीएम कितना आ गया अपने पास 36 आ गया। एलसीएम 36 आ गया अपने पास, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास कितना आएगा कि सर 9 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। तो 1/λ इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 करा कितना आया 5r/36। लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो गया 36/5r। इतनी मैथ तो सबको आती होगी ना कि 1/λ इतना है, तो लैम्डा कितना होगा, तो लैम्डा को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, इनके एक दूसरे से रिवर्स हो जाएंगे। 36 ऊपर आ जाएगा, 5r कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब बात करेंगे किसके बारे में, अब मिनिमम के बारे में बात करेंगे। देखो मिनिमम n1 की वैल्यू सर 2 रहेगी, मैंने कहा क्यों कि बिकॉज इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है बामर सीरीज में, बामर में आ रहा है, बामर में हमेशा क्या रहेगी 2। n2 की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास इंफिनिटी, ठीक है ना। ये अब ये मत समझ लेना बच्चों की बाबर पीछा नहीं छोड़ रहा है, 10th में हिस्ट्री में भी था अभी भी है, बामर है ये, बाबर नहीं है ना। 1/λ r z आपके पास कितना रहेगा 1, यहाँ कितना आया 1/4 माइनस 1 क्या आ गया आपके पास इंफिनिटी। 1/λ कितना रहा आपके पास r मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये कितना हो गया 0। लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया 4/r।
इसको अपन लैम्डा 1 दे देते हैं, इसको अपन लैम्डा 2 दे देते हैं। लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ गई 4/r, इसकी कितनी आ गई 36/5r। अब आइए चेक कर लेते हैं किसके बीच में रेशियो निकालना है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच में। तो आइए देख लेते हैं लैम्डा 1/λ2। लैम्डा 1 कितना है बच्चों, उसकी वैल्यू रख लो फटाफट से। 36 अपॉन आपके पास कितना आ गया 4r मल्टीप्लाई बाय लैम्डा 2। लैम्डा 2 की वैल्यू रखनी, रखना कहां से स्टार्ट करोगे 5r, 5r 36। अब इंटू क्या आ गया 4 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास r से r कैंसिल आउट 9 टाइम। तो आपके पास लैम्डा 1/λ2 कितना आ गया 9/5 आ गया। अभी ऐसे ये क्वेश्चन है आपके सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए। किस टाइप से पूछे हुए, आपको कह दिया कि भैया कि जो इसकी आपके पास जब मिनिमम वेवलेंथ है, मिनिमम वेवलेंथ को क्या कह दिया कि सर मिनिमम वेवलेंथ जो है वो आपके पास एक्स है। मिनिमम वेवलेंथ कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है ना, दैट मिनिमम वेवलेंथ जो है बामर सीरीज की वो आपके पास एक्स है। देन मैक्सिमम वेवलेंथ विल बी, देन मैक्सिमम वेवलेंथ विल बी। तो आपको मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ में रेशियो बताना है, क्या आएगा 2 मिनट में बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दो जैसे लाइमन के लिए कह दिया, बामर के लिए कह दिया कि भैया लाइमन के लिए मैक्सिमम आपके पास एक्स है तो बामर के लिए मिनिमम बताइए कितनी होगी है। बामर के लिए मिनिमम एक्स है तो लाइमन के लिए मैक्सिमम एक्स के रेस्पेक्ट में बताइए। तो अपने पास ऐसे क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, क्लियर है तो जल्दी से एक बार हैंड रेज कर दीजिए। अगर क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। जल्दी करें, अभी मतलब 50% स्टूडेंट का हैंड रेज है और कम से कम 80-90% हो तो मजा आएगी। आज आपको एक अच्छी सी डीपीपी एटॉमिक मॉडल्स की सारी मिल जाएगी ना, और रिमेनिंग नोट्स भी अपने। चले बच्चों आगे चलते हैं। ये आपके पास बोर एटॉमिक मॉडल था यहाँ तक, है ना। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में कि इसकी लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन तो बच्चों हर एक की है। लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे फर्स्ट लिमिटेशन क्या आती है कि जो अपने आप बोर एटॉमिक मॉडल है ना, वो ओनली मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल ओनली फॉर एप्लीकेबल ओनली फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के सर मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मीनिंग क्या हो गया। मोनो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग क्या हो गया कि वो स्पीसीज जिसमें ओनली वन इलेक्ट्रॉन, दैट स्पीसीज इन विच ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, उसके लिए बोर एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज किसी के लिए नहीं होगा। मींस आपके पास हाइड्रोजन के लिए होगा बिकॉज इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, He+ के लिए होगा बिकॉज इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1, He में कितने होते हैं 2, इसमें कितने 1। आपके पास Li+2 आ जाए तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा, आपके पास Be+3 आ जाए तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा। मींस कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आपके पास, ओनली एंड ओनली वन इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कि अगर मैं बात करूं Na+, तो Na+ में बोर एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10। मैं अगर ये लिख दूं कि Na+10 में पॉसिबल है तो एकदम पॉसिबल है बिकॉज Na+10 में आपके पास क्या है ओनली वन इलेक्ट्रॉन है। हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं यहाँ पे अपन, है ना, कि Na+10 में पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन। Na+ में पॉसिबल है नहीं। तो ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है वो एप्लीकेबल होता है ओनली एंड ओनली फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। मींस वो स्पीसीज जिसमें ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसमें ही आपके पास बोर एटॉमिक मॉडल लगता है, उसके अलावा किसी में नहीं लगता। क्लियर है, ये आपके पास पहली इसकी लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन,
बोर कुड नॉट एक्सप्लेन बोथ, क्या यूं कह सकते हैं, ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ड्वेल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सर ड्वेल नेचर का मतलब क्या हो गया? जैसे डबल सिम वाले फोन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की भी आपके पास ड्वेल नेचर होती है कि सर कौन कौन सी, तो देखिएगा, एक तो होती है पार्टिकल नेचर और एक होती है आपके पास वेव नेचर। तो बोर जो है वो ड्वेल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सका, है ना, बोथ पार्टिकल है वेव नेचर को एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सका। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो वेव के फॉर्म में भी मोशन करते हैं, वो पार्टिकल के फॉर्म में भी मोशन करते हैं, बट बोर कुड नॉट एक्सप्लेन ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी सेकंड लिमिटेशन होगी। थर्ड लिमिटेशन देखिएगा वो, व्हाट इज द थर्ड लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल? थर्ड लिमिटेशन अपने पास आ जाती है कि बोर एटॉमिक मॉडल जो है वो जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सका। सर ये क्या होते हैं जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट? तो देखिएगा जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या होते हैं कि ये जो जीमान है वो साइंटिस्ट का नाम है, स्टार्क जो है वो भी आपके पास साइंटिस्ट का नाम है। ये इफेक्ट क्या होते हैं? मैं पहले बात कर लेता हूँ जीमान इफेक्ट। व्हाट इज जीमान इफेक्ट? जीमान इफेक्ट क्या कहते हैं कि अगर आप क्या करते हो किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन को, यह आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन है, इस स्पेक्ट्रल लाइन को अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड से पास आउट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, अब इतना तो समझते हो बच्चों की मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि when a spectral line is passed through magnetic field then it is split into a group of fine lines। ये आगे जाके एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो एक से ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइन में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिट इनटू मोर देन वन स्पेक्ट्रल लाइन। इस इफेक्ट को अपन कौन सा इफेक्ट कहते हैं? जीमान इफेक्ट कहते हैं। इट इज नोन एज जीमान इफेक्ट। ये किसने दिया था आपके पास? जीमान ने दिया था, इसके कारण से कि जब भी किसी स्पेक्ट्रल लाइन को आप मैग्नेटिक फील्ड से पास आउट करवाते हो, मैग्नेटिक फील्ड से पास आउट करवाते हो, तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो एक से ज्यादा लाइंस में स्प्लिट हो जाती है, ग्रुप ऑफ फाइन लाइन में स्प्लिट हो जाती है। और इस इफेक्ट को अपन कौन सा इफेक्ट कह देते हैं? तो जीमान इफेक्ट कहते हैं। सर देन व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट? देखिएगा दोनों ही सेम है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है दोनों में। कि आपके पास स्टार्क इफेक्ट क्या होगा? ये आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन है, ओके, ये अपने पास स्पेक्ट्रल लाइन है, ओके। इसको अपने मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर अपन ने क्या करा, इलेक्ट्रिकल फील्ड से पास आउट करवा। मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिया इस बार अपन ने कौन सा फील्ड ले लिया? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल फील्ड में से पास आउट करवाया, तो जो ये स्पेक्ट्रल लाइन है वो आपके पास क्या होगी? ग्रुप ऑफ फाइन लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। ग्रुप ऑफ फाइन लाइंस में क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। तो इस इफेक्ट को अपन कौन सा इफेक्ट कहते हैं? इस इफेक्ट को कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। इस इफेक्ट को अपन कौन सा इफेक्ट कहते हैं? स्टार्क इफेक्ट। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड यूज करते हो तो जो इफेक्ट आएगा वो इफेक्ट होगा आपके पास स्टार्क इफेक्ट। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हो तब जो इफेक्ट आएगा वो आपके पास क्या होगा? जीमान इफेक्ट। और इसी के साथ अपना बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो खत्म हो जाता है। तो बोर was the first scientist जिसने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ पे मोशन क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ टू टाइप ऑफ फोर्स, फर्स्ट इज सेंट्रीपिटल, सेकंड इज सेंट्रीफ्यूगल।
है ना। उससे अपने को 3 फॉर्मूले मिले किसके, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल में या अपने शेल में रिवॉल्व करता है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक शेल से दूसरी शेल में जाएगा तो उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम फर्स्ट सेल टू अनदर सेल तो वो आपके पास क्या होगा, कितनी एनर्जी की मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो भी अपन ने देखा। उसके बाद अपन ने डिस्कस करा किसके बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अपन ने क्या करा कि एमिशन स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रॉन जब अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में आता है, सॉरी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो उसको अपन कौन सा स्पेक्ट्रम कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और आपके पास उससे जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है वो कौन कौन सी थी, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड्स, हम्फ्रीज, है ना, ये आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस थी। कब लाइमन होता है, लाइमन की विजिबिलिटी कहाँ रहती है, बामर की कब रहती है, पास्चन की कब रहती है, ये अपन ने डिस्कस करा। उसके साथ अपन ने देखा कि जब भी कोई आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन है, लाइक लाइमर है, बामर है, ब्रैकेट है, पास्चन है, फंड है, हम्फ्री है, कुछ भी है, तो उसकी अपन वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 1/लैम्डा कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बोर एटॉमिक मॉडल के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, सबसे पहले अपने पास क्या आया था, वेलोसिटी 2.186 इंटू 10⁸ इंटू आपके पास Z/n, ये आपके पास वेलोसिटी। फिर अपने पास आई थी बोर रेडियस 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाइड बाय n² ये किसमें था आपके पास, मीटर। अगर एंगस्ट्रॉम की बात करें देन R इक्वल टू 0.529 इंटू तो था इंटू आपके पास क्या था, ओनली n²/z, ये किसमें था, एंगस्ट्रॉम में, बिकॉज 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो आपके पास बोर वेलोसिटी, बोर रेडियस और बोर एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इट इज द फॉर्मूला ऑफ बोर एनर्जी। ये आपके पास किसमें थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में आपके पास अलग वैल्यू आती है और अर्ग में अलग वैल्यू आती है, कि सर क्या आती है, तो एनर्जी देखें -2.179 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाइड बाय Z²/n², ये किसमें होगी, जूल पर एटम। अगर आपको अर्ग में कैलकुलेट करनी हो तो 2.179 इंटू 10⁻⁻11 Z²/n², ये किसमें आ जाएगी, अर्ग पर एटम। सर ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज अगर आपको पता हो कि 1 अर्ग इज इक्वल्स टू 10⁻7 जूल, ये यूनिट होती है। एनर्जी के 3 फॉर्मूले देखे थे। फिर अपन ने बात करी जो आज जिसपे न्यूमेरिकल करें, वेवलेंथ कैलकुलेट करना हो तो R Z² 1/n1² माइनस आपके पास 1/n2²। 1/लैम्डा को अपन क्या कहते हैं, न्यू बार कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी आपके पास RZ², 1/n1² माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, 1/n2²। तो ये बोर्स एटॉमिक मॉडल के कुछ फॉर्मूले हैं जिसपे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि आपके पास बोर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो, बोर रेडियस कैलकुलेट करनी हो, या फिर बोर एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, या एमिशन स्पेक्ट्रम के थ्रू आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना हो, या न्यू बार कैलकुलेट करना हो। बच्चों ये अपने कुछ फॉर्मूले थे बोर्स एटॉमिक मॉडल के। आज अपने बोर एटॉमिक मॉडल जो है वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल्स। 3 मॉडल्स और रहे हैं, एक आपके पास है डी ब्रोगली का, एक है हाइजेनबर्ग का और एक है श्रोडिंगर का। आफ्टर दीज 3 मॉडल्स आपके पास जो डेरिवेटिव पार्ट है, जो न्यूमेरिकल सेक्शन है इस चैप्टर का, वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ एटॉमिक्स। ओके बच्चों, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा, असाइनमेंट सेंड करूंगा, वो आपको कंप्लीट करना है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, और यहाँ तक के नोट्स भी आपको कंप्लीट आज सेंड कर देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू और टेक केयर। ओके, बाय।